लोग डिस्टिंक्शन कर लेते हैं। अभी तक तो हम लोग फर्स्ट अपील और सेकंड अपील का ही अंतर किए हैं, है ना। अपील और रिव्यू का, ठीक है। तो सबसे पहले तो किस कोर्ट में कर सकते हैं अपील और किस कोर्ट में कर सकते हैं रिव्यू, इसी ग्राउंड पर ले लेंगे। नहीं, अपील, एप्लीकेशन फॉर अपील कैन बी मेड टू एनी अपीलेबल कोर्ट, नहीं, एनी अपीलेट कोर्ट, किसी भी अपील या न्यायालय में करा जा सकता है ना अपील का आवेदन। बट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू कैन बी मेड टू द कोर्ट व्हिच हैज पास्ड द डिक्री, नहीं, जिस कोर्ट ने डिक्री या जजमेंट पास किया है उसी कोर्ट को एप्लीकेशन करा जा सकता है और किसी कोर्ट को नहीं कर सकते। तो एक तो कोर्ट के बेसिस पर ले लिया। अपील इज heard by the same court and by the same judge, but application for review था ना, review is heard and decided by the same court and by the same judge, but appeal can be entertained by any court which is an appellate court, है ना। ये हो गया एक अंतर। अपील को वही कोर्ट सुनेगा जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया है, रिव्यू को, लेकिन अपील को कोई भी अपीलेट कोर्ट सुन सकता है। तीसरा क्या है, ग्राउंड ऑफ अपील आर वाइडर देन द ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू। अपील का ग्राउंड तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तरह तरह का ग्राउंड है। यहाँ पर जो ग्राउंड लिमिटेड है ना। दो ही ग्राउंड बेसिकली होता है जो हम लोग देखे, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट एंड एविडेंस और एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। चौथा है, अ सेकंड अपील लाइज ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अ सेकंड एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज नॉट पॉसिबल। सेकंड अपील तो हो सकता है, सेकंड रिव्यू नहीं हो सकता। हो गया ना अपील और रिव्यू का अंतर। और डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, लेकिन इम्पोर्टेंटली इतना ही है, सेक्शन भी डाल सकते हैं सर। अपील का। हाँ, अपील का प्रावधान 96 से लेकर के 107 तक में है बेसिकली, है ना। रिव्यू का प्रोविजन 114 47 में है ना। क्या कह रहे थे सर? बोल रहे हैं कि ये जो एक कोर्ट होता है सर, जुडिशियल कोर्ट के अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है जो कोर्ट ऑफ रेवेन्यू होता है सर। हाँ, जैसे डीसीएलआर का कोर्ट है या एडीएम का कोर्ट है। तो उसमें डीसीएलआर का जो सर अपील होता है डीसीएलआर के कोर्ट में, उसका हम लोग सर रिवीजन करते हैं एडीएम के यहाँ। और सर हम लोग इसमें जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिवीजन हाई कोर्ट में पढ़ रहे हैं या अपील हाई कोर्ट में पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे होता है? उसका आप लोग रिवीजन करते हैं वहाँ पे। जैसे क्या होता है ना सर, जो सर्किल ऑफिसर का के यहाँ कोई म्यूटेशन केस आता है तो उस म्यूटेशन केस का अपील डीसीएलआर कोर्ट में होता है। और अगर कोई डीसीएलआर के कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो रिवीजन करता है उस ऑर्डर का, तो उसको एडीएम के यहाँ लोग ले जाता है। रिवीजन टेक्निकली नहीं होगा, वो अपील ही होगा। नहीं सर, जैसे सीओ के आदेश के अगेंस्ट में अपीलिएट कोर्ट है ये आपका डीसीएलआर कोर्ट, और डीसीएलआर अपीलिएट कोर्ट है, उसके आदेश के अगेंस्ट में उससे कोई अगर डिससेटिस्फाइड है तो चला जाता है एडीएम के यहाँ। तो बात तो यहाँ रिवीजन में तो डिससेटिस्फाइड होने का बात केवल नहीं है ना, यहाँ तो एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन केवल वो सुनेगा। हाँ, एरर ऑफ जुडिक्शन में भी हो, टाइम बार्ड का हो, ऐसा कुछ भी एरर हो या डिफेक्ट हो तो एडीएम के यहाँ अपील करते हैं लोग, रिवीजन करते हैं। वो जो है ना, वो अपीलेट कोर्ट का वो है लड़की वहां पर बनाया हुआ है। वहां रिवीजन जैसा पावर सच जो हम लोग 115 में पढ़ते हैं ना, ये तो केवल हाई कोर्ट को ही ये पावर दिया गया है। तो एज सच तो वो पावर वो एक्सरसाइज करता नहीं है, इसलिए वो अपील का ही प्रोविजन होगा। अब आप लोग लिख देते हैं रिवीजन, ये अलग बात है, वो रिवीजन नहीं होगा। ये रिवीजन तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सप्रेसली केवल हाई कोर्ट को ही मिला हुआ है। हाँ,
या उसका अपना रूल्स होगा ना, उस रूल से गाइड होता होगा। यस सर, वो सही बोल रहा है, उसका अपना एक रूल होता है, हाँ उसी से वो होता है। बिल्कुल, उसको इससे कंपेयर मत करना, यही पावर वो एक्सरसाइज करता है, ये नहीं कहा जा सकता, है ना। चलिए अपील और रिवीजन का भी अंतर कर लें। अपील और रिव्यू का हो गया, अपील और रिवीजन, फिर अपील और रेफरेंस का। अपील सब में है। अपील लाइज टू सुपीरियर कोर्ट, रिवीजन ऑलवेज लाइज टू हाई कोर्ट। अपील किसी भी अपीलेट कोर्ट में हो जाएगा, रिवीजन केवल हाई कोर्ट में होगा। राइट ऑफ अपील इज अ स्टैच्यूटरी राइट, while power of revision is a discretionary power of the high court, है ना। अपील का अधिकार स्टैच्यूटरी है ना, विधिक है ना, अगर विधि देता है तो अपील का अधिकार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये नेचुरल या इनहेरेंट राइट तो है नहीं, पता है आपको। लेकिन रिविजनल पावर जो हाई कोर्ट का है वो प्योरली डिस्क्रिशनरी है, विवेकाधीन शक्ति है। तीसरी बात, appeal lies both on question of fact and question of law. Revision lies only on the matter of jurisdiction, on the ground of jurisdiction, केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर। चौथी बात, appeal can be preferred only by filing a memorandum of appeal by the aggrieved party। नहीं, aggrieved party ही अपील फाइल करेगा। रिवीजन को aggrieved party भी कर सकता है। Petition for revision can be filed by aggrieved party and it can also be entertained by the High Court suo motu, है ना, स्वप्रेरणा से भी और पीड़ित पक्षकार के आवेदन पर भी। ये सब जब प्रोविजन याद रहेगा ना, तो ये अगर एज सच नहीं भी याद है अंतर, तो 2-3 अंतर तो आप निकाल ही लेंगे अगर, लेकिन प्रोविजन का सारा वो टॉपिक का प्रोविजन आपको याद रहना चाहिए। अपील स्टेट if legal representative of the parties are not made party in case of death of the party। अपील में अगर पार्टी का डेथ हो गया, पार्टी टू सूट का, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाना पड़ता है, नहीं बनाएंगे तो सूट अबेट कर जाता है। नहीं, रिवीजन में ऐसा नहीं। चलिए अपील रिवीजन का भी हो गया। अपील और रेफरेंस का करते हैं। अपील का राइट किसको मिला हुआ रहता है? पार्टीज को। रेफरेंस का पावर किसको मिला हुआ है? कोर्ट को, है ना। तो राइट ऑफ अपील हैज बीन कन्फर्ड अपॉन द पार्टीज, बट पावर ऑफ रेफरेंस इज वेस्टेड इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। कह सकते हैं पहला तो यही अंतर है, अपील का अधिकार पक्षकारों को दिया जाता है, जबकि रेफरेंस की शक्ति न्यायालय को दी जाती है। दूसरा, अपील कैन बी फाइल टू एनी अपीलेबल कोर्ट, एनी अपीलेट कोर्ट। रिवीजन कहाँ फाइल करेंगे, सॉरी रेफरेंस कहाँ करेंगे? रेफरेंस कैन बी मेड ओनली टू द हाई कोर्ट। देखिए सब प्रोविजन से निकल के आ रहा है, कोई भी नया बात जल्दी दिखाई नहीं देगा। ग्राउंड्स ऑफ अपील आर वाइडर देन दैट ऑफ द रेफरेंस। नहीं, अपील का ढेर सारा ग्राउंड है, फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, लेकिन इसका एक ही ग्राउंड है रेफरेंस का, दैट क्वेश्चन ऑफ लीगलिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन इज इन्वॉल्व। म्यूट कर लीजिए माइक। चौथा क्या है? रेफरेंस इज ऑलवेज मेड ड्यूरिंग pendency of a suit, appeal और execution proceeding। रेफरेंस जो करा जाता है वो हमेशा pendency of suit या pendency of memorandum of appeal और pendency of execution, मतलब सूट का जब ट्रायल चल रहा है उस समय रेफरेंस करा जा सकता है, उसका अपील सुना जा रहा है तो रेफरेंस करा जा सकता है, एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग चलाया जा रहा है उसमें अगर कोई मैटर आ जाता है उसको भी रेफर करा जा सकता है। while appeal can only be filed after decree is passed, है ना, ये डिक्री पास करने के बाद ही करा जा सकता है।
वो पेंडेंसी ऑफ सूट, पेंडेंसी ऑफ अपील और एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में भी करा जा सकता है। चलिए ये भी हो गया। कर लीजिएगा अब इसको, है ना। एक अंतर सर अभी आ जाए क्या? हाँ क्या बताइए। आ जाए अभी 9 बजे तक हो जाएगा। आइए कितना बजे तक, कब तक पहुंच पाइएगा? मेरा इमेज 6:30। कैसे 6:30 में आ जाइएगा? 6:30 तो आधा घंटा, 5 मिनट में निकल जाएंगे। 6 बजे, 7 बजे से जाना है कहीं? एक बार हमको जाना है, हम 7:30 तो 7 बजे ठीक है। 7:30 में आ जाएंगे। ठीक है तो आ जाते हैं आराम तो से। आज छोड़ दीजिए ना, कल से रखिए। ठीक है सर। आज थोड़ा सा हेक्टिक कल है। कल क्लास में नहीं आएंगे तो शाम में आ जाएंगे। हाँ ठीक सर। और नई क्लास के पहले भी 2 घंटा पहले आ जाइए तो उसमें भी हम लोग कर ले सकते हैं, लेकिन नहीं शाम ही को ठीक रहता है ना, फ्री टाइम रहता है। ठीक है सर, कल देखते हैं ओके। कोर्ट के बाद। रिवीजन और रीट है ना, इस दोनों में अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यही बात अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जब 227 में हाई कोर्ट को पावर मिला हुआ है, सुपरवाइजरी पावर है सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर, और 115 भी ऑलमोस्ट क्या करता है, एक तरह का सुपरवाइजरी पावर, सेम पावर ही देता है। फिर आखिर दोनों में अंतर है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें अंतर देखना है रिवीजन और रीट में। रिविजनल ज्यूरिस्डिक्शन, और ये रीट कैसा रहता है, किस नेचर का, अभी देखिए सर्सियरी। रिविजनल jurisdiction can be exercised by the High Court under 115 of CPC, है ना। हाई कोर्ट अपने रिविजनल पावर को एक्सरसाइज करेगा 115 CPC में। While REIT jurisdiction can be exercised by the High Court under 226 and by the Supreme Court under Article 32। ये तो क्लियर है। रिविजनल पावर को हाई कोर्ट सेक्शन 115 CPC में एक्सरसाइज करता है, और रीट ज्यूरिसडिक्शन को हाई कोर्ट 226 और 227 में एक्सरसाइज करता है। रोड पे तो जानते हैं। माइक बंद करिए, माइक खुला है। माइक किनका खुला है? सर प्रशांत जी। प्रशांत जी माइक बंद करिए, माइक बंद करके बात करिए। नहीं बात मत करिए, बात किस लिए करना है। दूसरा, रिविजनल jurisdiction of the High Court is not as void as jurisdiction under writ of certiorari। नहीं, writ of certiorari में तो और भी ग्राउंड्स है ना, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस नहीं किया, एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, नहीं jurisdiction का एरर है, तो उसमें ग्राउंड उसका वाइडर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, रिविजन में केवल jurisdiction ऑफ एरर के रिगार्डिंग ही रिविजनल पावर को एक्सरसाइज कर सकते। तीसरी बात, इफ अ पार्टी हैज इन्वोक्ड रिविजनल jurisdiction ऑफ द हाई कोर्ट, he cannot thereafter invoke the jurisdiction of the high court under 226 of the Constitution। 115 में अगर CPC में चले गए रिविजन में हाई कोर्ट, तो फिर 226 में रीट पिटिशन फाइल नहीं करा जा सकता है। यही दोनों के बीच का अंतर है। चलिए बढ़े आगे। एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस। CPC क्या करता है, कुछ तरह के लोगों को, है ना, कोर्ट में अपीयर होने से छूट प्रदान कर देता है ना। तब ये हम लोग पता करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अपीयरेंस से, पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिलता है। इसमें 3 कैटेगरी है लोगों का जिसको एग्जेम्पशन से, पर्सनल एग्जेम्पशन से छूट मिला हुआ है। कैटेगरी 1 है कि अ पर्सन अनलेस ही रिजाइड्स, ये एक्चुअल में हम लोग पढ़ चुके हैं कहां पर, ऑर्डर 5 रूल 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कौन सा है ऑर्डर 5? ऑर्डर 5 क्या डील करता है? समन सर। समन को, समन वाले टॉपिक में भी इसको हम लोग डील कर चुके हैं, लेकिन
क्योंकि उसमें पर्सनल अपीयरेंस से छूट रहता है, तो इस टॉपिक में वो भी आ ही जाएगा। किसको छूट रहता है? अ पर्सन अनलेस ही रिजाइड्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जब तक कि कोई व्यक्ति कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहता है, उसके अंदर नहीं रहता है ना। इसका मतलब है कि जो कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है उसको अपीयरेंस से छूट मिल सकता है ना। ये सब है ऑर्डर 5 रोल 4 में लिखा। फिर बी कहता है आउटसाइड सच लिमिट्स, है तो वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर कहीं पर भी, बट एट अ प्लेस लेस देन 50 माइल्स और 200 माइल्स, 50 मील से कम में रहता है या फिर वो 200 माइल्स तक रहता है, जहां पब्लिक कन्वेयांस उपलब्ध है फ्रॉम द कोर्ट हाउस, उस कोर्ट से जहां वो रहता है उस क्षेत्राधिकार के बाहर 50 मील के अंदर या 200 मील तक की दूरी पर, वहां क्या है, वहां पब्लिक कन्वेयांस उपलब्ध है। सपोज करिए कि वहां से वहां ट्रेन जाती है, नहीं, उसके बियॉन्ड अगर वो रहता है तो उसको भी पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिल सकता है। तो दो तरह के लोगों को कहता है ये, एक जो उस कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है उसको मिल सकता है छूट, एक जो बाहर तो रहता है लेकिन अगर 50 मील या 200 मील की दूरी पे रहता है कोर्ट हाउस से, और कोर्ट हाउस से उस जगह तक लोक यातायात की व्यवस्था है, जैसे ट्रेन चलती हो, तो उस 50 या 200 मील के बाहर अगर वो रहता है तब उसको पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिलेगा, उस सीमा तक उसको छूट नहीं मिलेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कैटेगरी है अंडर से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 132 that woman who cannot be compelled to appear in public according to her custom or manners, वैसी महिलाओं को भी पर्सनल अपीयरेंस से छूट देता है धारा 132, जो अपने कस्टम, अपने रीति रिवाज के अनुसार पब्लिक में खुले तौर पर सामने नहीं आती है। मतलब वो घूंघट या बुरके में रहती हो महिला, अगर पर्दा नसीन महिला अगर है तो उसको भी पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिल सकता है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है सेक्शन 133, मेन यही है ना। हालांकि लिखना सबको है, अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है ना, व्हाट पर्सन्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस अंडर CPC, ये पूछेगा तो ये तीनों कैटेगरी डालना है। ऑर्डर 5 रूल 4 है ना, वो दो सिचुएशन, उसके बाद सेक्शन 132 और तीसरा आ जाएगा सेक्शन 133। इसमें हाई डिग्निटरीज हैं, है ना, ये लोग सब माननीय लोग हैं, महामहिम लोग, बड़े लोग, है ना। तो इन बड़े लोगों का एक लिस्ट दे दिया है 133 में, इनको भी पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिल सकता है। कौन कौन लोग हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राज्यसभा का नहीं आएगा इसमें क्या? क्या प्रेसिडेंट ही होगा। सही है, सही है। क्या राज्यसभा? राज्यसभा का अध्यक्ष तो वाइस प्रेसिडेंट ही हो जाएंगे। तब लॉ के स्टूडेंट का दिमाग इतना कमजोर रहेगा, पकड़ लेना है खट से, नहीं उसका तो देने का जरूरत ही नहीं है, वो तो एक्स ऑफिसियो होता है। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल, एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, है ना, वहां राज्यपाल नहीं होता है, वहां पर प्रशासक होता है, वो भी। स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, राज्य में जो विधानसभा है, विधानसभा का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर विधान परिषद है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनात्मक अगर विधायिका है, तो फिर जो दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद कहते हैं, उसका चेयरमैन, उसको भी छूट मिला है।
जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी, एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, राज्य के मंत्रियों को, है ना सब महामहिम, ये सारे बड़े लोगों को। सर मिनिस्टर्स में चीफ भी इंक्लूड है ना? चीफ मतलब चीफ मिनिस्टर। क्या कहना है बताइए, जब मिनिस्टर को एग्जम्पशन मिल गया तो चीफ को नहीं मिलेगा, केंद्र के मंत्री को मिल गया और प्रधानमंत्री को ही नहीं मिलेगा, क्या कहना है इसमें, है ना। और एक्चुअल में तो देखिए, तो एक तरह से देखिए ना, तो वो भी मिनिस्टर ही तो होता है, प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर ही है, उसमें प्राइम वर्ड लग गया है। चीफ मिनिस्टर भी मिनिस्टर ही होता है, चीफ वर्ड लग गया है। बस क्योंकि पावर उसको बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो सारे एग्जीक्यूटिव पावर को उसी के इच्छा से एक्सरसाइज करा जाता है, इसलिए इतना महत्व बढ़ जाता है। अदरवाइज तो डेजिग्नेशन तो मिनिस्टर का ही है। एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट, चलिए इसको केवल कर लेते हैं, फिर छोड़ देंगे, है ना, तब हम लोग करेंगे। तब तो बच ही क्या जाएगा, कैविएट है, रेस्टिट्यूशन है, हमको लगता है खत्म हो गया यहाँ पे, है ना, खत्म ही कर दें क्या, सर कीजिएगा ना, रहने दीजिए, रहने दें। एक दो टॉपिक ही बच गया है, चलिए कर लेंगे किसी दिन, या नहीं तो कल ही हम लोग खत्म करके तब हम लोग बीएनएस में आएंगे, एंटर करेंगे, है ना। 1 घंटा में तो 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा, सीपीसी, है ना। खत्म हो जाता है तो थोड़ा हल्का भी लगता है ना, याद रहे कि नहीं रहे। सर आज ही कर दीजिए ना सर। रहने दो, इतना क्या परेशान होना है, जितना पढ़े उसको तो कंट्रोल करो, है ना। हाँ अच्छा, ओके, तो तब इसको हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग इसका जब रूटीन आएगा ना उस दिन, है ना, तो उसी में इसको भी और स्मॉल कॉज कोर्ट को भी, उसको हम लोग शामिल कर लेंगे। और सैटरडे से यही सैटरडे से मतलब परसों से एक नया सब्जेक्ट हम चाहते हैं इंट्रोड्यूस करना, डबल क्लास, लेकिन तब करना पड़ेगा, करिएगा। हाँ आ गया पीछे, बाद में सोचते हैं करें, 7 से 9। हाँ सब्जेक्ट तो 2 सब्जेक्ट है मेरे माइंड में अभी, जैसे टीपी कर सकते हैं और या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सर एविडेंस बचा हुआ है और सीआरपीसी भी, एविडेंस और जो बीएनएसएस बचा है ना, तो उसको तो जैसे बीएनएस खत्म होगा तो फिर उसी में से किसी से रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा। सीपीसी खत्म होगा तो फिर उसमें भी हम लोग बीएनएसएस और एविडेंस कुछ ही दिन में हम लोग ला सकते हैं उसी रूटीन में। ये तो हम एडिशनल कह रहे हैं ना कि अलग से कर देंगे, तो जो लोग जुडिशरी दे रहे हैं उनका थोड़ा सा तो अभी 1 दिन करते हैं ना, फिर देखते हैं, फिर बढ़ाया जाएगा। बीच में आधे घंटे का ब्रेक कर लेंगे, पौने घंटे का, और 7 बजे से करेंगे उसको, 7 से 9। हाँ शाम सबके लिए कंफर्टेबल है सर, किसके लिए? हम लोग तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ना सर। 7 से 9 में क्या दिक्कत होगा? 7 से 9 में कुछ तो अपना पर्सनल होता है, जैसे मेरा बेटा उसको होमवर्क वगैरह कराना रहता है सर, और मॉर्निंग स्कूल की वजह से थोड़ा जल्दी सुलाना भी रहता है सर। ऑफिस का भी टाइम बात क्या है ना, देना देखिए होता है सर। ज्यादातर लोगों को वही टाइम सूट करता है। हम बोले ना कि कई लोग जॉब वाले लोग हैं, टाइम ठीक है सर, शाम को ठीक है सर, कई लोग हैं, बहुत और दिक्कत होता है सर घर अपना पहुंचने ही में। स्टूडेंट है जो यहाँ पर लॉ असिस्टेंट ज्वाइन करा है यहाँ पे, हम लोग को कई बार बोला वो लोग, सर अगर वो वाला टाइम
वो वाला टाइम पहले पहले करते थे उसी टाइम में, कोविड वाले पीरियड में। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा तो हो जाएगा, ऐसा पहले कर लीजिए या थोड़ा दिक्कत तो हमको होगा, 2-2 क्लास करना पड़ेगा, भोगना पड़ता है ना। अच्छा चलिए ना, सैटरडे को हम लोग विचार करते हैं। ठीक है सर।